नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री के एक और टॉपिक को आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। वो है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल पर अंग्रेजों की विजय। और बेसिकली इस टॉपिक में हमें दो युद्धों को देखना है जो कि हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों हुआ था 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में। तो इस वीडियो में जिस सबसे पहले वॉर को आज हम कवर करने वाले हैं वो है बैटल ऑफ प्लासी। दोस्तों, इस वॉर को समझने से पहले, जैसा कि अपने हर टॉपिक में मैं करता हूं, क्या करता हूं आपको कि उस युद्ध के पहले की कंडीशंस को, उस युद्ध में शामिल कैरेक्टर्स को, उस युद्ध के फैक्टर्स को, रीजंस को, सबको आपके सामने रखता हूं, तब किसी वॉर पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस वॉर को भी हम उसके बैकग्राउंड से समझेंगे। और जब बैकग्राउंड पर समझने की बात आती है तो जैसा कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये समय है 1717 के आसपास का, जब आपको ये तीन नेक्सस दिखाई पड़ रहे हैं। ये तीन नेक्सस कौन कौन है? एक तरफ आपको मुगल एम्परर दिखाई पड़ रहा है और इस समय मुगल एम्परर था फर्रुखशियर। दूसरी तरफ आपको बंगाल का नवाब दिखाई पड़ रहा है जो कि पहला बंगाल का नवाब था मुर्शिद कुली खां। और तीसरी तरफ जो नेक्सस में दिखाई पड़ रही है वो आपको दिखाई पड़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जरा पहले इन तीनों की परिस्थितियों को हम समझते हैं कि क्यों बैटल ऑफ प्लासी को पढ़ने के लिए हम इन तीन नेक्सस को आपको समझा रहे हैं। जो मुगल एम्परर फर्रुखशियर है, इस समय ये मुगलों के एम्पायर का डाउनफॉल फेस कर रहा था। जितने भी छोटे छोटे रियासतें थी, जितने बड़े बड़े राज्य थे, वो इस समय सब के सब मुगलों से खुद को आज़ाद करते चले जा रहे थे और फर्रुखशियर की स्थिति कहीं ना कहीं गिरती चली जा रही थी। ऐसे में ये जो आपके स्लाइड के सामने दिखाई पड़ रहे हैं फर्रुखशियर साहब, इनसे जुड़ा एक बड़ा इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ आपको। इनको क्या हुआ कि जांघों के आसपास एक फोड़ा हो गया। अब ये साहब उस फोड़े से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, भाई बहुत दिक्कत थी उनको। तो ऐसे में क्या होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्जन था हैमिल्टन, वो क्या करेगा कि फर्रुखशियर साहब का इलाज करेगा और इस फोड़े से उन्हें पूरी तरह से निजात दिला देगा। अब फर्रुखशियर साहब ब्रिटिश सर्जन की इस स्किलफुलनेस को देखकर बड़े खुश होते हैं और वो क्या करेंगे, मात्र 3000 रुपए में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल फरमान जारी करेंगे जिसका नाम था दस्तक। याद रखिएगा, ये जो टर्म मैं यूज कर रहा हूं दस्तक, कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी के पीछे एक बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर बन के निकल के आता है। क्या था ये दस्तक? दस्तक बेसिकली एक ट्रेड राइट था, एक व्यापार का अधिकार था जिसके तहत जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, व्यापारी थे, इनको पूरे भारत में अपने जो गुड्स है, अपना जो उत्पादन है, इसको इधर से उधर ले जाने में, बेचने में किसी भी प्रकार की ड्यूटी या टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ता था। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बनता है जाके बाद में बैटल ऑफ प्लासी का। दूसरी तरफ आपको ले चलता हूं बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खां की तरफ। मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, फर्रुखशियर के समय ही अपने आप को बंगाल से मुगलों से आज़ाद कर लिया और एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना की और खुद पहले नवाब भी बने। मुगलों से आज़ाद होते ही आपके मुर्शिद कुली साहब क्या करेंगे कि ये साहब अपने आप को, यानी अपने बंगाल को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एम्पावर्ड करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकली क्या करेंगे कि मुगलों से कभी भी सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी भी सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेंगे, सीधा संघर्ष नहीं करेंगे। दूसरा, इकोनॉमिकली किस तरह से स्ट्रांग करते हैं, जितना भी उस समय, चूंकि बंगाल मुगलों के समय से ही सबसे धनाढ्य राज्य हुआ करता था, वहां की उत्पादन, वहां का पैदावार सर्वाधिक हुआ करता था, तो इस तरह से बंगाल सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य भी हमारे सामने निकल कर आता है। तो बंगाल के इस राजस्व को अच्छे से कलेक्ट करने के लिए एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड, एक बहुत संगठित व्यवस्था की जरूरत थी और मुर्शिद कुली खां इस समय बंगाल में इंट्रोड्यूस करते हैं इजारेदारी सिस्टम। तो ये था दूसरा नेक्सस। अब तीसरे नेक्सस की तरफ चलते हैं, वो की है ईस्ट इंडिया कंपनी। वही कैप्टन रसल साहब, दुगना लगान भरना पड़ेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय भारत में दूसरी अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संघर्षरत थी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा खासा चैलेंज कर रहे थे कि वो, यानी अंग्रेज ही भारत में व्यापार के अकेले साझेदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेगी और उस आर्थिक मजबूती के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक संघर्ष और राजनीतिक चालबाजी करने से भी बाज नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं आगे।
बंगालों के नवाबों की सीरीज में ये समय है 1756 का, और इस समय बंगाल के जो वयोवृद्ध नवाब थे अली वर्दी खां, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी मात्र केवल 3 बेटियां थीं, जिसमें से सबसे छोटी बेटी जो कि पटना की थी, उसके पुत्र नवाब सिराजुद्दौला, जिसकी उम्र उस समय शायद 23 या 26 साल रहती है, इस बेहद यंग लड़के को बंगाल का नया नवाब अपॉइंट किया जाता है, यानी नवाब सिराजुद्दौला को। अब जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, नवाब सिराजुद्दौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस हरकत को बहुत समय से वॉच कर रहा था कि जहां पर वो कहीं ना कहीं बंगाल के नवाबों पर डोमिनेट करने की कोशिश करती थी, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बंगाल के नवाबों को वो डिस्टर्ब करती रहती थी। सो दैट्स व्हाई स्लाइड में आपके सामने नजर आ रहा है कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा सिराजुद्दौला। अब जरा सिराजुद्दौला इस कैरेक्टर को समझते हैं। बैटल ऑफ प्लासी इसी ने लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव के साथ, तो जरा इस कैरेक्टर को समझते हैं। नवाब सिराजुद्दौला भाई यंग लड़का है, यंग टर्क बोला जाता है, 23 साल की उम्र में बनेगा आपके बंगाल का नवाब, और इसका जो नेचर था वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला था, कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता था। तो अब बहुत जल्दी गुस्सा करना या बहुत जल्दी रिएक्ट करने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये कहीं ना कहीं ये है कि हम परिस्थिति को सही से भांप नहीं पाते हैं, और ऐसे हालात में हम निर्णय कहीं ना कहीं गलत ले बैठते हैं। तो सिराजुद्दौला के साथ भी ये दिक्कत कहीं ना कहीं आएगी। दोस्तों, घटना क्या होती है कि नवाब सिराजुद्दौला के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच, पुर्तगीज और फ्रांसीसी इनसे लगातार संघर्ष कर रही थी कलकत्ता में। तो ऐसे में क्या करेगी, कलकत्ता को प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन शुरू कर देगी, यानी कलकत्ता जो उनको बहुत पहले ही मुगलों से मिल चुका था अपने व्यापारिक अड्डे के रूप में, उस कलकत्ता की वो किलेबंदी करना शुरू कर देंगे। अब कलकत्ता की नवाब सिराजुद्दौला के लिए ठीक वैसी है जिसको अगर हम आज समझना चाहें तो जैसे चीन की कोई कंपनी आकर भारत में प्लांट स्थापित करे और बाद में उस प्लांट की दीवारों को क्या करे, ऊंचा ऊंचा फोर्टिफाइड करवा दे और वहां पे गनमैन्स बिठा दे कि भाई ये इलाका हमारा है। तो नवाब सिराजुद्दौला एंग्री यंग मैन, अपना अमिताभ बच्चन स्टाइल का, वो क्या करेगा, इसको बर्दाश्त करेगा, वो नहीं बर्दाश्त करेगा, और वो क्या करता है कि जून 1756 में अटैक करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अड्डों पे। सबसे पहले वो अटैक करेगा कासिम बाजार पर, और कासिम बाजार पर उनकी फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। और कासिम बाजार पर अटैक करने के बाद सिराजुद्दौला आगे बढ़ता है कलकत्ता की तरफ, और कलकत्ता में 20 जून 1756 को वो पूरी तरह से क्या करता है, कब्जा कर लेता है। कलकत्ता में वो जो बिल्डिंग है फोर्ट विलियम, आज भी आप देख सकते हैं, उस फोर्ट विलियम बिल्डिंग को वो कब्जा कर लेता है। अब क्वेश्चन जो यहां से बनता है, जो यहां से क्वेश्चन बनता है फोर्ट विलियम पर अटैक से, वो बनता है ब्लैक होल की घटना। जी हां दोस्तों, 20 जून 1756 को होता क्या है कि फोर्ट विलियम के एक कमरे में नवाब सिराजुद्दौला साहब क्या करेंगे, एक बहुत सकरा सा कमरा था, उसमें 146 लोगों को क्या करेगा ये लड़का सिराजुद्दौला, कैद कर देगा। अब वो लड़के सब सफोकेशन से मर जाएंगे भीतर, जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं भाई साहब की बड़ी गर्मी है यहाँ पे। तो 146 लोग एक छोटे से कमरे में, इसमें से लगभग 123 लोग सफोकेशन से मर जाते हैं। दोस्तों, इस एक घटना को कॉन्टेशियस माना जाता है, यानी इस घटना के होने और ना होने को लेकर डाउट है। ये घटना इतिहासकारों को बताई हॉलवेल ने, जो कि उस समय उस कमरे में मौजूद था। अब हॉलवेल ने ये वास्तविक घटना बताई है या कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला के खिलाफ एक माहौल तैयार करने के लिए, सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इस घटना को हॉलवेल ने इतिहासकारों के सामने रखा, इसी पर डाउट है हमें। लेकिन ब्लैक होल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल कब होता है, तो डेट आपके सामने है 20 जून 1756 को, और इसको किसने प्रेजेंट किया, हॉलवेल ने। इवेंट ऑफ ब्लैक होल किस वॉर से जुड़ा है, बैटल ऑफ प्लासी से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय हमें देखना है कि क्या होगा ब्रिटिश रिस्पॉन्स। ब्रिटिश रिस्पॉन्स को समझने के लिए हमें अब इतिहास में एक नए कैरेक्टर को डालना पड़ेगा, इस टॉपिक में एक नए कैरेक्टर को डालना पड़ेगा। और जैसा कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये है रॉबर्ट क्लाइव साहब। इस समय मद्रास में पोस्टेड थे, और जब मद्रास में पोस्टेड थे, इनको पता चला कि भाई कलकत्ता में अपने भाई बंधु लोगों को जो है मार गोली बम धुआं कर दिया गया है। पता चला है कमरे में बंद करके उनको जो है भूसे की तरह ट्रीट किया गया है। तो ऐसे में इनका खून खौल उठेगा, और रॉबर्ट क्लाइव साहब क्या बोलेंगे, करारा जवाब मिलेगा। तो करारा जवाब ये कैसे देते हैं, जाके जनवरी 1757 तक आते आते ये क्या करेंगे, कलकत्ता को दोबारा कैप्चर करने का ये प्लान क्रिएट करेंगे। और ये सबसे पहले अटैक करेंगे जनवरी 1757 में हुगली नदी के पास, और हुगली नदी के पास का इलाका जीतने के पश्चात
क्या होगा, सिराजुद्दौला दोबारा भड़क उठेगा। सिराजुद्दौला दोबारा भड़क उठेगा कि भाई साहब अभी इनको हम मार के आए हैं और ये दोबारा हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव पहले से ही तैयार था और सिराजुद्दौला इन्हें बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। ऐसे में फरवरी 1757 तक क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव सीधा सीधा सिराजुद्दौला की आर्मी से भिड़ेगा और सरप्राइजिंगली रॉबर्ट क्लाइव की ये आर्मी सिराजुद्दौला की आर्मी को हरा देती है और कलकत्ता पर दोबारा यानी फोर्ट विलियम पर दोबारा अधिकार कर लेती है। अब सिराजुद्दौला के लिए एक बहुत चौंका देने वाली घटना थी और सिराजुद्दौला को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ा ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन करने के लिए। 9 फरवरी 1757 को साइन की गई ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, इस ट्रीटी में था क्या साइन किया गया? तो भाई साहब समझिए, कहानी कुछ ऐसी थी कि इस ट्रीटी में ये जो फर्रुखसियर साहब के टाइम से चला आ रहा कानून था कि भाई दस्तक फर्रुखसियर साहब के समय से जो चला आ रहा था इसे लगातार कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी नवाब सिराजुद्दौला को अब ब्रिटिशर्स के जो ट्रेड एंड गुड्स का जो सप्लाई है, जो कि आपके बिजनेस है, इसमें किसी भी तरह के इंटरफेरेंस की परमिशन नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं कि भाई साहब क्या होगा कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं, जितने भी ब्रिटिश कंपनीज हैं, जितना भी ये जो फोर्टिफिकेशन है, इसको कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला साहब चैलेंज नहीं करेंगे। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल जीत थी रॉबर्ट क्लाइव की और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल अलार्म था नवाब सिराजुद्दौला के लिए। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं से कुछ और ज़्यादा गंभीर होना शुरू होती है। कैसे? रॉबर्ट क्लाइव भले ही ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन कर लेगा, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को यह पता चल चुका था कि सिराजुद्दौला के रहते रहते बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी डोमिनेट नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में उसने क्या किया कि सिराजुद्दौला के खिलाफ जितने लोग संभव हो सकते हैं उनको ढूंढना शुरू किया और बड़ा मजेदार कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि नवाब सिराजुद्दौला से जलने वाले बहुत थे और उन जलने वालों में था कौन कौन, चलिए देखते हैं हम। तो नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ जितने ट्रेटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने को तैयार थे उनकी लिस्ट हम देखते हैं। सबसे पहला नाम आता है मैडम घसीटी बेगम का। जी हाँ, ये ढाका में ब्याही थी और अली वर्दी खां की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी सिराजुद्दौला की सबसे बड़ी मौसी थी। अब मौसी जी को ये दिक्कत थी कि भाई पिताजी के बाद नवाब या तो हमको बनना चाहिए या तो हमारे बेटे को बनना चाहिए, पर नवाब बना किसको दिया गया? इनकी सबसे छोटी बहन के छोटे से बेटे नवाब सिराजुद्दौला को। तो कहीं ना कहीं घसीटी बेगम के मन में बंगाल की गद्दी को लेकर लस्ट था, इसलिए घसीटी बेगम इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला प्यांदा बनी सिराजुद्दौला के खिलाफ। स्लाइड में जो दूसरा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है वो है मीर जाफर, जो कि सिराजुद्दौला का आर्मी कमांडर था। अब सिराजुद्दौला 22-23 साल का एक यंग लड़का और मीर जाफर एक अच्छी खासी मैच्योर उम्र का एक मैच्योर कमांडर। तो कहीं ना कहीं इसके मन में कॉम्प्लेक्स था कि एक यंग टर्क हमारे ऊपर राज करता है, हमको शासन चलाता है। दूसरी तरफ मीर जाफर के मन में कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब के पद को लेकर भी लस्ट थी, यानी कहीं ना कहीं वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। इस सीरीज में तीसरा जो नाम है वो है राय दुर्लभ का। राय दुर्लभ दीवान था और इस दीवान को अंग्रेजों ने बहुत पहले ही तोड़ लिया था जब रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पे अटैक किया था तब। इसके बाद आते हैं जगत सेठ। ये दोनों धनाढ्य व्यापारी हुआ करते थे, कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी खासी संपत्ति के मालिक हुआ करते थे और बंगाल में इनकी अच्छी खासी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस थी। और जो आखिरी नाम आता है वो आता है सेठ अमीचंद का। सेठ अमीचंद एक बैंकर हुआ करता था और चाहे वो जगत सेठ हो चाहे वो सेठ अमीचंद हो, कहीं ना कहीं व्यापारियों के जो बिजनेस बेनिफिट्स हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस जो मोटिव्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ फुलफिल होते थे। तो ये लोग कभी भी सिराजुद्दौला को देखना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों अब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला को एक साइकोलॉजिकल हार दे चुका है। दूसरा, उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ जितने भी ट्रेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं उनको भी अपने पक्ष में सिराजुद्दौला के खिलाफ शामिल कर लिया है। और अब धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव का जो शिकंजा है वो मुर्शिदाबाद की तरफ, यानी सिराजुद्दौला की जो राजधानी थी उसकी तरफ बढ़ना शुरू होगा। जून आते आते बैटल ऑफ प्लासी का माहौल बेहद ज़्यादा सख्त हो चुका था। 14 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वो सिराजुद्दौला के खिलाफ एक वॉर छेड़ेंगे। और इस वॉर से ठीक पहले
मीर जाफर से रॉबर्ट क्लाइव ने उसके महल में एक संधि कर ली थी कि जब हम सिराज की आर्मी पर अटैक करेंगे तो मीर जाफर का जो डिवीजन होगा, जो मीर जाफर की सेना की टुकड़ी होगी, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहेगी और वो सिराज के साथ रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी पे अटैक नहीं करेगी, यानी वो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की आर्मी को धोखा देना पड़ेगा मीर जाफर को। तो इस प्रकार की एक संधि पहले ही रॉबर्ट क्लाइव साइन कर चुका था। और 14 जून 1757 को जब ये घोषणा हुई तो ये एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ थी नवाब सिराजुद्दौला के लिए। लेकिन सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ से परिचित था, वो पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को होते देख रहा था। मुर्शिदाबाद तक इन अंग्रेजों की और मीर जाफर की हर एक हरकत की खबर पहुंचा करती थी। तो जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव साहब ये अनाउंस करेंगे, उसके ठीक अगले दिन यानी 15 जून 1757 को आपके सिराजुद्दौला साहब अटैक करेंगे मीर जाफर के महल पर और मीर जाफर को कुरान की और अल्लाह की बहुत सारी कस्में, मोहब्बतें, प्यार वगैरह सब टाइप का ज्ञान देते हैं कि भाई तुम ये हो, तुम वो हो, यानी तुम हमारे कमांडर हो और तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हमारे साथ युद्ध करोगे, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को तुम मदद नहीं करोगे। तो मीर जाफर ने भी अपनी उस समय जान बचाने के लिए ऐसा प्रॉमिस कर लिया। परंतु ये मामला बहुत दिनों तक शांत नहीं रहने वाला था। ऐसे में सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ा, अपनी आर्मी को प्लासी के लिए कूच करने के लिए बोलना पड़ा। पर एक यहाँ पर दिक्कत एक और आई। एक तरफ जहाँ रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी प्लासी की तरफ बढ़ती चली जा रही है, वही दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की आर्मी के जितने सिपाही थे उन्होंने बवाल काट दिया कि भैया हमको पहले हमारे पुरानी पेंशन, पुराना वेतन तो दो। तो सिराज की आर्मी ने एक ये बहुत कह सकता हूं कि एडवर्स बिहेव किया सिराज के खिलाफ कि भाई साहब जब तक हमको पुराना एरियर, हमारी पुरानी सैलरी नहीं मिलेगी हम वॉर नहीं करेंगे। दूसरा, इस युद्ध का एक छोटा सा ही सही लेकिन बहुत बड़ा, मेरी नज़र में वो बहुत बड़ा फैक्टर था, वो था सिराजुद्दौला को एक एस्ट्रोलॉजर के थ्रू ये मैसेज दिया गया कि सिराजुद्दौला ये वॉर हारने वाला है। जब बैटल ऑफ प्लासी होगी तब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो फैक्ट मैंने बताया है वहां पे कैसे वर्क करेगा। तो इस तरह से कहानी ये हुई कि फाइनली 23 जून को दोनों ही सेनाएं यानी सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव की सेना प्लासी के मैदान में मिलेगी आके। प्लासी का मैदान बेसिकली हुगली नदी के किनारे है और एक आम के बगीचे के पास युद्ध का मैदान था। अब एक तरफ पूरे युद्ध के माहौल में आई और समझिए युद्ध क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वास्तव में युद्ध हुआ भी या नहीं। कहानी समझिए। एक तरफ जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक तरफ है सिराजुद्दौला की आर्मी जिसमें लगभग 50,000 की पैदल सेना है और 20,000 से ज्यादा घुड़सवार हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी है जिसमें केवल 3,000 यूरोपीय सिपाही थे। सिराजुद्दौला की सेना 3 टुकड़ियों में बटी है जिसमें एक आपके मीर जाफर के पास है, एक मीर मदन के पास है और तीसरी मोहनलाल के पास है। अब दूसरी तरफ देखेंगे तो ये पूरे के पूरे 3,000 लड़के सिर्फ एक कमांडर को फॉलो कर रहे थे और वो था कौन, रॉबर्ट क्लाइव। तो दोपहर आते आते तक रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना प्लासी के मैदान पर जमा हो जाती है। काफ़ी बादलों से भरा, उमस से भरा वो दिन था। ऐसे में क्या होता है कि बारिश होती है प्लासी के मैदान में और बारिश लगभग आधे घंटे तक चलती है। इस दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने सिपाही थे उन्होंने अपने जितना भी गोला बारूद, जो गन पाउडर वगैरह, जो एम्यूनिशन था, उसको क्या हुआ, ट्रैम्पोलिन से ढक लिया। परंतु ये सिराजुद्दौला के सिपाही ये सब नहीं कर सके। तो हुआ क्या कि उनका गोला बारूद सारा का सारा भीग गया। अब यहां से देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। सिराजुद्दौला को लगता है कि बारिश हुई है और अगर हमारा गोला बारूद भीगा है तो उनका भी गोला बारूद भीग गया होगा। परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, वो इसके लिए तैयार थी। तो सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब तोप चलाना बेकार है, सीधा पैदल सिपाहियों को आगे बढ़ाते हैं। तो उसने क्या किया, मीर मदन को और मोहनलाल को यह आदेश दिया कि वो अपनी टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ें। और जैसे ही मीर मदन और मोहनलाल की टुकड़ियां आगे बढ़ती हैं, होता क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस मौके को लेकर तैयार थी और उन्होंने तुरंत ही अपनी तोपों से इनके ऊपर गोले बरसाने शुरू कर दिए। और ये कहीं ना कहीं सिराज के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि भाई कहीं ना कहीं वो अपना गोला बारूद और एम्यूनिशन खो चुका था, परंतु ब्रिटिशर्स के पास अभी भी संसाधन अच्छे थे। तीसरा, जो दूसरा एक झटका सबसे ज़्यादा लगा सिराजुद्दौला को, वो लगा मीर जाफर का ये कहीं ना कहीं वादा खिलाफी। 15 जून को मीर जाफर ने प्रॉमिस किया था
कि वो सिराज के साथ युद्ध करेगा, परंतु मैदान पर मीर जाफर की टुकड़ी का एक भी सिपाही कहीं ना कहीं हिला तक नहीं कि वो ब्रिटिशर्स को चैलेंज करे। तो अब एक तरफ गोला बारूद का भीग जाना, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार अंग्रेजी जो सिपाही थे वो गोले बारूद बरसाते जा रहे थे। तीसरा, मीर जाफर का इस युद्ध में बिट्राई कर जाना, क्योंकि सबसे बड़ी सैनिक टुकड़ी मीर जाफर के पास थी। और चौथा जो फैक्टर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सारा का सारा सिनेरियो देखकर सिराजुद्दौला के मन में अपने उस एस्ट्रोलॉजर की बात याद आती है जिसने उसको बोला था कि आप बैटल ऑफ प्लासी हारने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था इसने सिराजुद्दौला को कमजोर किया, और ऐसे में मीर जाफर ने उसको सजेस्ट किया कि आपको जो है युद्ध छोड़ देना चाहिए और मीर मदन को बोलना चाहिए कि आप भी युद्ध छोड़ दें। ऐसे में सिराजुद्दौला को अपनी हार सीधा का सीधा सामने नजर आती है और सिराजुद्दौला क्या करता है, एक ऊंट के ऊपर बैठकर बैटल ऑफ प्लासी से भागने की कोशिश करता है, यानी प्लासी के मैदान से भागने की कोशिश करता है। अब ये देखकर उसकी आर्मी का जो मनोबल होता है, एक राजा को भागते देखकर एक सेना का क्या हाल होगा, है ना। याद है ना वो बाहुबली वाली मूवी महासेना क्या है मृत्यु, तो उस टाइप का मोटिवेशन चाहिए था इसकी आर्मी को। लेकिन यहाँ मोटिवेशन की बजाय केमल यानी ऊंट पर बैठकर आपके सिराजुद्दौला साहब भागने की कोशिश करते हैं, और इसी दौरान मीर जाफर का जो बेटा था मीरन, वो नवाब सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि 23 जून 1757 को शुरू हुआ, वो उसी दिन शाम तक समाप्त हो गया। और कहीं ना कहीं इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार पहले से ही लिखी जा चुकी थी। उसके खिलाफ इतने विरोधियों का होना, उसकी राजनीतिक अदूरदर्शिता, मीर जाफर का षड्यंत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करना, और सिराजुद्दौला का बिल्कुल भी रणनीतिक ढंग से युद्ध ना करने का ये जो अनुभवहीनता है, ये बैटल ऑफ प्लासी में सिराज के सामने निकल कर आती है और सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाता है। दोस्तों, बैटल ऑफ प्लासी की जो इंपॉर्टेंस है, जो रेलेवेंस है, वो एक युद्ध से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि जब एक प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट आर्मी हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्यों की बड़ी बड़ी आर्मी को हरा रही थी। 50,000 यानी 70,000, कुल मिलाकर 70,000 से ज्यादा की सेना को सिर्फ 3,000 लड़कों ने हराया, जिसमें लगभग 500 सिपाही मारे गए आपके सिराजुद्दौला की सेना के, और लगभग केवल 18 सिपाही मारे गए थे यूरोपीय कंपनी के। तो इस युद्ध के पश्चात जो भारत में राजनीतिक और आर्थिक सिनेरियो बदला है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। प्लासी की लड़ाई को ही भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का युद्ध माना जाता है, यानी ये पहली बार था जब अंग्रेजों ने बिजनेस करना ही अपना मोटिव नहीं समझा। उन्होंने समझा कि हम बिजनेस करने के अलावा इंडिया को पॉलिटिकली डोमिनेट भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि 1757 से ही आपके भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हुई। अब मीर जाफर भाई साहब सबसे बड़े धोखेबाज थे ये, तो इनको इनाम दिया जाएगा, और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब तय किया जाता है। पर कहानी यहीं पे नहीं रुकेगी। बंगाल का नवाब मीर जाफर आएगा, इसके बाद उससे अंग्रेजों को कुछ दिक्कतें होंगी, फिर मीर कासिम आएगा, और मीर कासिम से जब अंग्रेजों को दिक्कतें होंगी तो फिर मीर कासिम और अवध का जो नवाब है और जो मुगल बादशाह है शाह आलम सेकंड, इन तीनों का नेक्सस कहीं ना कहीं फिर ब्रिटिशर्स के सामने होगा, और इस बार होगा बैटल ऑफ बक्सर, जिसको हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में।